पता है, हर देश के ना अपने कुछ राज होते हैं। ऐसी कहानियां जो दशकों तक सरकारी फाइलों में यूं ही दबी रहती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही डीक्लासिफाइड फाइल खोलने जा रहे हैं। एक ऐसे सीक्रेट मिशन की कहानी जिसने सच में इतिहास का रुख ही बदल दिया। ये कहानी है ऑपरेशन हॉर्नेट की। लेकिन देखिए, इस कहानी को हम शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे। नहीं, हम शुरू करेंगे इसके अंजाम से, ताकि इस मिशन की अहमियत का अंदाजा हो सके। साल था 1987। पेरिस में भारत की खुफिया एजेंसी RAW के एक एजेंट को फोन पर बस ये 3 शब्द सुनाई दिए: ऑपरेशन हॉर्नेट सफल रहा। बस इतना ही। पर यह छोटा सा मैसेज, ये रॉ के सालों तक चले एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक सीक्रेट ऑपरेशन के खत्म होने का ऐलान था। तो सवाल उठता है, आखिर ये ऑपरेशन हॉर्नेट था क्या? और ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि भारत को किसी दूसरे देश में जाकर ISI के नाक के नीचे एक विदेशी ऑपरेटिव को खत्म करना पड़ा? तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस मिशन की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब भारत एक बहुत बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। साल था 1984, भारत के लिए एक बेहद काला साल। देश आतंकवाद की एक ऐसी भयानक लहर की चपेट में था कि 100 से भी ज्यादा आतंकी हमले हुए, और इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। पूरे देश में लगभग 500 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश के मनोबल को तोड़कर रख दिया: प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। इस घटना ने न सिर्फ देश को झकझोरा, बल्कि एक बड़े बाहरी खतरे को भी सामने ला दिया। वो खतरा था पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला एक अलगाववादी नेटवर्क। अब इसी खतरे से निपटने के लिए एक बहुत ही ऑडेशियस, एक बहुत ही साहसी योजना बनाई गई, और इस काम के लिए चुने गए कुछ खास लोग। अब इस कहानी के 2 मुख्य किरदार थे। एक तरफ रॉ के एक जाबाज फील्ड ऑफिसर संजीव जिंदल, जिनके कंधों पर इस ऑपरेशन की कमान थी, और दूसरी तरफ अब्दुल खान, ISI का एक शातिर ऑपरेटिव, जो विदेशों से चलाए जा रहे इस पूरे आतंकी नेटवर्क की कह सकते हैं सबसे अहम कड़ी था। और ये कोई लोकल मिशन नहीं था, बिल्कुल नहीं। सोचिए, ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड की तरह था। ऑपरेशन की कमान संभाली जा रही थी पेरिस से, खुफिया जानकारी इकट्ठी हो रही थी लंदन से, और फाइनल स्ट्राइक होनी थी पाकिस्तान में। नवंबर 1994, दिल्ली में 2 घंटे तक एक लंबी ब्रीफिंग चली, और उसके बाद रॉ के सीनियर अधिकारी अनुज भारद्वाज ने जिंदल की योजना को हरी झंडी दे दी। बस उसी पल जन्म हुआ ऑपरेशन हॉर्नेट का। तो ठीक है, प्लान कागज पर तो बन गया, लेकिन सवाल यह था कि इसे इतनी सटीकता से अंजाम कैसे दिया जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन को 2 बिल्कुल अलग अलग फेज में बांटा गया था। इसका स्ट्रक्चर एकदम क्लियर था। पहला फेज था द स्लो बर्न, यानी धीमी आंच, जिसका मतलब था सब्र के साथ खुफिया जानकारी जुटाना। और दूसरा फेज था द फाइनल स्टिंग, यानी वो आखिरी जोरदार डंक। तो फेज 1 में लंदन में रॉ ने जासूसी का एक बहुत ही क्लासिक लेकिन सबसे असरदार तरीका अपनाया। उन्होंने अब्दुल खान के माली तारिक सिद्दीकी को अपना इन्फॉर्मेंट यानी मुखबिर बना लिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, पर यह काम कर गया। 10 महीने से भी ज्यादा के लंबे वक्त तक सिद्दीकी ने खान की हर एक हरकत, उसके फाइनेंशियल लेन देन, उसके पूरे नेटवर्क की जानकारी धीरे धीरे टुकड़ों में रॉ तक पहुंचाई। और फिर आया वो अंतिम चरण, साल 1987। पाकिस्तान की तंग गलियों में रॉ के एजेंट्स मोटरसाइकिल पर अब्दुल खान का पीछा कर रहे थे। एक मोड़ पर खान को लगा कि शायद वो बच निकला है, लेकिन ये उसका वहम था। अगले ही पल एजेंट्स फिर उसके सामने थे, और 9 गोलियों से उसे वहीं ढेर कर दिया गया। अब्दुल खान तो खत्म हो चुका था, पर सवाल यह है कि इस सफल मिशन का भारत की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज पर क्या असर पड़ा? इसकी लेगेसी क्या थी? देखिए, इसके 2 बड़े और बहुत दूर तक जाने वाले असर हुए। पहला, इसने ISI और खालिस्तानी आतंकियों के बीच की जो फाइनेंशियल लाइफलाइन थी ना, उसे ही काट दिया। मतलब दुश्मन के नेटवर्क की तो जैसे कमर ही टूट गई। और दूसरा, इसने रॉ के लिए विदेशों में काम करने के नए तरीके ईजाद किए। एक तरह से भविष्य के ऑपरेशंस के लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। असल में इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को एक बहुत ही साफ संदेश दिया। यह सिर्फ एक आतंकी का खात्मा नहीं था, ये एक ऐलान था
कि भारत अपने खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसे बेअसर करने की इच्छा शक्ति और क्षमता दोनों रखता है। यतीश यादव का ये कोट है जो इस पूरी कहानी का सार बताता है। शांति एक भ्रम है, क्योंकि भारत परछाइयों में लगातार युद्ध में है।